गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 11 और 12 मई के करंट अफेयर्स देखेंगे। कल मैं किसी कारणवश नहीं बना पाया था और आज आपको पूरे वीक का थोड़ी देर में फ्री पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और शाम को हम पूरे हफ्ते के वीकली क्विज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में 5 लाख यूएस डॉलर का योगदान दिया। तो आपको पता है भारत के साथ साथ कई अन्य देश भी आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसी के लिए या इसको काउंटर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक ट्रस्ट फंड है जिसको काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड बोला जाता है। तो उसमें भारत ने 5 लाख रुपए का योगदान दिया है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। बाद में देखिए 2017 में इसे संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय यानी यूएनओसीटी अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर काउंटर टेररिज्म में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 2009 तक में इसको पहले अलग से बॉडी बनाया गया, फिर 17 में इसको यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस फॉर काउंटर टेररिज्म में मर्ज कर दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय बासमती चावल की किस्मों में प्रचलित फुट रॉट बीमारी, तो हमारे लिए पहली इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता होगा, बीमारी वगैरह यूपीपीसीएस में बहुत आती है। तो फुट रॉट जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? चावल की एक बीमारी है। इससे निपटने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम लेकर आया है। तो देखिए बायो कंट्रोल एजेंट मतलब ये एक बायोलॉजिकल आप कह सकते हो पेस्टिसाइड है जो इस बीमारी को रोकेगा। वैसे केमिकल फर्टिलाइजर अब यूज करने बहुत ज्यादा सही नहीं माने जाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिट्टी को भी खराब करते हैं और जब बारिश होती है तो वो बहकर आसपास की वाटर बॉडीज में भी चले जाते हैं जिससे जो वाटर बॉडी है वहां पर भी पॉल्यूशन होता है। इसलिए लोग अब धीरे धीरे बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फुट रॉट बीमारी हमें याद रखना है चावल की है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डाला है कि आखिर फुट रॉट बीमारी होता क्या है। यह एक कवक, तो सबसे पहले हमें याद रखना है ये एक कवक या फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी है और इसका नाम क्या है? फुसेरियम वर्टिसिलियोइड्स रोग है जो बासमती चावल की फसल को विशेष रूप से अंकुरण अवस्था में प्रभावित करता है। तो देखिए फुट मतलब हमारा पैर हमारे शरीर के नीचे के हिस्से की तरफ होता है। इसी तरह जो आपका धान होता है, धान का जो बेस होता है जमीन के आसपास, इसको यहाँ पर ये प्रभावित करता है। तो इसका रंग ब्राउन होने लगता है धीरे धीरे। अभी मैंने नीचे फोटो भी डाला है। यदि संक्रमित पौधों को प्रत्यारोपित किया जाता है तो यह प्रत्यारोपण के बाद संक्रमण का कारण भी बन सकता है। तो यानी अगर आप उठा के उसको दूसरी जगह लगाते हैं तब भी ये जो कवक है ये जाता नहीं है और कहीं ना कहीं उसके बाद भी इसका कारण बन सकता है। तो फुट रॉट को रोकने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का, ठीक है, ये इस तरीके की धान की फसल को खराब करता है या चावल की फसल को खराब करता है। थल सेना को 18 जून को पहला हर्मीस 900 स्टारलाइनर ड्रोन मिल जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए इससे पहले ये नेवी को मिल चुका है। भारत सरकार लगातार प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस के क्षेत्र में इन्वॉल्व कर रही है और हर्मीस 900 स्टारलाइनर ड्रोन जो है ये भी भारत की कंपनी अदानी डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया जा रहा है। इसको दृष्टि 10 ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी आपूर्ति कौन कर रहा है? अदानी डिफेंस सिस्टम द्वारा भारतीय थल सेना को और नौसेना सहित भारतीय सैन्य बलों को की जा रही है। नौसेना को यह पहले ही दे चुका है, थल सेना का यह पहला होगा। यहां पर आप देख सकते हैं यह है आपका हर्मीस 900 ड्रोन, काफी एडवांस ड्रोन है। इसके अलावा देखिए अभी एक ड्रोन और चर्चा में रहा था, कामिकेज, वो भी मैंने कवर किया था पहले। कामिकेज जो ड्रोन है ये ईरान में, ठीक है, ईरान के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं इन्होंने अभी लॉन्च किया था। और इसकी तरह एक और ड्रोन है आपका लांसेट ड्रोन है आपका रशिया का, ठीक है, इसको भी याद रखिए। इसके अलावा यूएस की कंपनी भारत को भी ड्रोन देने वाली है, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, ये यूएसए की कंपनी भारत को देगी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सारे ड्रोन अभी चर्चा में। कामिकेज याद रखिएगा, कामिकेज काफी इंपॉर्टेंट है, ईरान का ड्रोन है। भारत का स्वदेशी बहुभाषी और किफायती जेन एआई यानी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हनुमान, नाम याद रखिएगा हनुमान,
12 भारतीय भाषाओं सहित विश्व की 98 भाषाओं में उपलब्ध है। इसे शुक्रवार को लॉन्च किया गया। तो लगातार भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके का देखिए इसका लोगो है, हनुमान में इसमें डबल ओ है, ठीक है, यहां पर हनुमान। आगे, इसरो ने लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर कीर्तिमान रचा है। इस इंजन को अत्याधुनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नाम है 3D प्रिंटिंग, इसको भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3D प्रिंटिंग का यूज करके लिक्विड रॉकेट इंजन का इसरो ने यूज किया। देखिए इसका फायदा क्या है, नीचे आप पढ़ेंगे। इसरो ने शुक्रवार को बताया कि नया इंजन 97% कच्चे माल की बचत करता है। आप देखिए, एक तो 97% आपका जो रॉ मटेरियल है उसको कम कर देता है और इसके साथ साथ उत्पादन समय को 60% तक कम कर देता है। यानी आपका जो प्रोडक्शन का टाइम है उसको कहीं ना कहीं 60% तक घटा देता है। यानी जो सप्लाई होती है इसरो को रॉकेट लॉन्च करने के लिए उसमें तेजी आएगी और जो रॉ मटेरियल की हमारी कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी। तो कॉस्ट कटिंग और टाइमिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग देखिए एक वजह से और चर्चा में था। अभी IIT गुवाहाटी ने 3D प्रिंटेड बैलेट यूनिट, ठीक है, 3D प्रिंटेड बैलेट यूनिट लॉन्च की थी जो वोटर्स हैं उनमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जैसे आप वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट डालते हैं उसी तरीके का इन्होंने प्रोटोटाइप बनाया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। नाम याद रखिएगा, IIT गुवाहाटी ने। भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि के प्रमाण ने हेनले एंड पार्टनर्स न्यू वर्ल्ड वेल्थ, तो देखिए एक संस्था है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है वेल्थिएस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे अमीर शहरों की सूची इन्होंने जारी की है और इसमें टॉप 50 में भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं, एक है मुंबई और एक है दिल्ली। मुंबई को इसमें 24वां स्थान मिला और दिल्ली को इसमें 37वां स्थान मिला है। अगर टॉप की 3 कंट्री की बात करें तो वो है अमेरिका का न्यूयॉर्क, दूसरा द बे एरिया, ये भी आपका यूएसए में ही स्थित है। यहाँ पर बहुत फेमस पर्सनैलिटी भी रहती है, बहुत अमीर है, मूवीज वगैरह आपने देखी होंगी तो उसमें भी कई बार इसका नाम आता है। और तीसरा है आपका टोक्यो, ठीक है, एशिया से टॉप 10 में टोक्यो आपका शहर है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 3 आप याद रखिएगा, न्यूयॉर्क, द बे एरिया, दोनों यूएसए के हैं और टोक्यो आपका जापान का है। और भारत की तरफ से मुंबई और दिल्ली इसमें शामिल है। कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वेल्थ। श्रीलंका क्रिकेट ने घोषणा की है कि भारतीय दुग्ध उत्पादक अमूल को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की अवधि के लिए श्रीलंका पुरुष टीम का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल को बना दिया गया है। इससे पहले यूएसए और साउथ अफ्रीका, ठीक है, यूएसए और साउथ अफ्रीका की टीम का भी ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल को बनाया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। प्रतिष्ठित संतों, महात्माओं और साधुओं की उपस्थिति में एक कार्यक्रम में पवन सिंधी को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा पवन सिंधी। इसके अलावा कुछ और जो अवार्ड चर्चा में रहे हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला जी को मिला है, इसको ग्रीन नोबेल भी बोला जाता है, ग्रीन नोबेल, ठीक है, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, एक नोबेल पुरस्कार जैसे बहुत प्रतिष्ठित है, उसी से इसको कंपेयर किया जाता है। तो आलोक शुक्ला जी को मिला है। छत्तीसगढ़ के वनों को बचाने में बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था। 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीना जस्टिस को। वैश्विक मीडिया पुरस्कार इंडिया टुडे ग्रुप की एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एंकर है सना, इनको यह मिला है। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब अलेक्जेंड्रा रॉड्रिग्स, इन्होंने 60 साल की उम्र में यह खिताब जीता है। इसके अलावा देखिए जैसे ग्रीन नोबेल होता है ऐसी एक ग्रीन ऑस्कर भी होता है और इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विटले अवार्ड। तो विटले अवार्ड 2024 अभी मिला है। असम की एक पर्यावरण संरक्षण करता है पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको ये दूसरी बार अवार्ड मिला है और ये किसके क्षेत्र में इन्हें मिला है? एक पक्षी होता है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसको हरगिला सारस ये भी बोला जाता है। इसकी संख्या लगातार कम हो रही है तो इसके संरक्षण में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो ग्रीन ऑस्कर या विटली अवार्ड ये पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला है, असम की पर्यावरण संरक्षण करता है। हाल ही में न्यूयॉर्क में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र के दौरान, तो सबसे पहला हमारे लिए क्या है? यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के 19वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ। इसके दौरान एक रिपोर्ट देखिए जारी की गई, अंतरराष्ट्रीय वन प्रशासन
रुझान, कमियां और नए दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण समीक्षा। तो ये एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसने इसको बनाया है? जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक पूरा ग्रुप है जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। और इसमें देखिए क्या बताया गया है, रिपोर्ट वनों के जलवायुकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर कर दिया। देखिए जलवायुकरण का यहाँ पर मतलब क्या है, आपको पता होगा जो वन है वो सोशल या सामाजिक रोल भी प्ले करते हैं, जो जनजातियां हैं या जो आम लोग हैं उनके जीवन में। लेकिन जलवायुकरण का मतलब क्या है, इसको कहीं ना कहीं कार्बन सिंक या इकोनॉमिक वैल्यू के रूप में ज्यादा देखा जाता है। तो इसको बोला जाता है क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये आप अपने एस्से वगैरह में भी यूज कर सकते हैं इस रिपोर्ट को। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इन्होंने कभी रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए किसने जारी की है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इसमें यह बताया गया है कि प्रवासन दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और परिवारों के लिए समाधान का एक अभिन्न अंग बना हुआ है, लेकिन तेजी से बदलते वैश्विक संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौतियां माइग्रेशन को लेकर बनी हुई हैं। तो रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए तमिलनाडु पशुपालन विभाग ने हाल ही में क्रूर मानी जाने वाली 23 कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आपने देखा होगा लगातार जो रॉटविलर है, बुलडॉग है, इनके कारण बच्चों को काटने की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। तो तमिलनाडु की जो पशुपालन विभाग है उन्होंने इसको बैन कर दिया है 23 कुत्तों की नस्लों पर, जिसमें कौन कौन है, रॉटविलर, पिटबुल टेरियर और टोसा इनू जैसे प्रसिद्ध प्रकार के कुत्ते शामिल हैं। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क यानी ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स की बैठक 6 और 7 मई को लेह लद्दाख में आयोजित की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। और भूटान में ही देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी मीटिंग हुई थी, जो टाइगर लैंडस्केप्स हैं यानी जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, टोटल 13 टाइगर रेंज कंट्रीज मानी जाती हैं जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, उसकी फाइनेंसिंग के लिए एक अभी यहां पर बैठक हुई थी, वो भूटान के या भूटान में ही आयोजित की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि भूटान भी एक टाइगर रेंज कंट्री है। तो बाघों के संरक्षण के लिए फाइनेंसिंग से संबंधित एक बैठक भूटान में आयोजित की गई। अपने दृष्टिकोण से प्रेरित होकर अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकी नेतृत्व वाली पहलों पर जोर देते हुए एजेंडा 2063 के माध्यम से एक एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका चाहता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एजेंडा 2063 किससे संबंधित है, ये अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकन संघ से संबंधित है। और बात करें अगर एजेंडा 2030 तो ये किससे संबंधित है, तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज UNFCCC से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। इसके तहत हमारे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17। अगर बात करें अफ्रीकन यूनियन की, तो अफ्रीकन यूनियन में टोटल आपके 55 सदस्य देश शामिल हैं। 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनियन की जगह स्थापित अफ्रीकन यूनियन का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। तो देखिए पहले इसका नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी, बाद में उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, अफ्रीकन यूनियन कर दिया गया है। 2002 में इसकी स्थापना हुई है। तो एजेंडा 2063 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए हाल ही में भी क्या हुआ है, आपने देखा होगा, पहले राष्ट्रीय संस्था द्वारा बजरंग पूनिया को बैन किया गया था क्योंकि उन्होंने जो सैंपल्स वगैरह थे डोप के उसको देने को मना कर दिया था। तो अब इन्हें 1 साल के लिए पूरा बैन कर दिया गया है। भारत के स्टार रेसलर है बजरंग पूनिया। यहां पर आप नीचे पढ़ेंगे, नाडा ने डोपिंग टेस्ट से मना किए जाने के बाद उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। तो नाडा क्या है, आपकी जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है वो है। और नाडा ने देखिए अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन जारी किया था, प्ले ट्रू, ठीक है, प्ले ट्रू जो कैंपेन है वो नाडा ने ही जारी किया था। प्ले ट्रू मतलब जैसे आप जो स्टेरॉइड्स हैं या जो सप्लीमेंट्स हैं उसका यूज ना कीजिए खेल वगैरह में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। आप नॉर्मल अपनी बॉडी की ग्रोथ पर ज्यादा भरोसा दिखाइए और उसके लिए मेहनत कीजिए। तो प्ले ट्रू मतलब ईमानदारी से और इंटीग्रिटी अपने खेल में बनाए रखिए, ये आप याद रखिएगा, प्ले ट्रू कैंपेन। 10 मई को राष्ट्रपति भवन वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। तो चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं, वाइस एडमिरल संजय भल्ला। इससे पहले नए नेवल चीफ हमारे कौन बने हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। किसका स्थान लिया था इन्होंने, आर हरि कुमार का स्थान इन्होंने लिया था। मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन को देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। तो रूस के कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर, मिखाइल मिशुस्तिन। और अभी व्लादिमीर पुतिन ने भी 5वीं बार
प्रेसिडेंट की शपथ ली है रूस के, और यहाँ पर रूस जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स का होता है राष्ट्रपति का। 8 मई को भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब छोड़ दिया। तो देखिए, उमा सोफिया श्रीवास्तव ने मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब जीता था, अब इन्होंने इस खिताब को वापस कर दिया है। जो संस्था ये अवार्ड देती है, उमा सोफिया श्रीवास्तव ने कहा है कि मेरे जो व्यक्तिगत मूल्य हैं वो अब इस संस्था के मूल्य से मेल नहीं खाते, इसीलिए इसके विरोध में मैं अपना अवार्ड वापस कर रही हूं। तो नाम याद रखिएगा, उमा सोफिया श्रीवास्तव। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक नई उच्च उपज देने वाली गेहूं बीज किस्म HD 3386 पेश की है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है HD 3386 किसकी नई किस्म है? तो ये गेहूं के बीज की एक नई किस्म है। तो हमने दो चीजें देख ली, बासमती चावल से संबंधित बीमारी कौन सी है? फुट रॉट, जो कवक के कारण या फंगस के कारण होती है, और गेहूं की एक नई बीज, उसका किस्म का नाम क्या है? HD 3386। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनजीटी से प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। नीचे एनजीटी के बारे में भी डिटेल में मैंने पूरा डाला है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में असम के मुख्य सचिव से उन अधिकारियों का विवरण देने को कहा है जिन्होंने सोनई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों और अन्य निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी थी। तो देखिए, सोनई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है या संरक्षित क्षेत्र है असम का। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पहला क्या है? कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। तो यहां पर कुछ अधिकारियों ने पोलिंग बूथ, स्कूलों और अन्य जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसको मंजूरी दी है, जिसकी वजह से यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम थोड़ा सा खराब हो रहा है और इसकी वजह से ये चर्चा में है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर देखेंगे, यह है असम के सोनितपुर जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। और देखिए, सोनितपुर जो जिला है ये एलिफेंट्स वगैरह के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ पर एलिफेंट्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। यह ग्रेट हिमालयन रेंज की तलहटी में स्थित है। अगर बात करें एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में, एक वजह से और चर्चा में है एनजीटी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी जो उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको हिंडन नदी के प्रदूषण पर एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद वगैरह है वहां से होकर हिंडन नदी आपकी निकलती है और बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड ये रिवर है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी भी है। यह यमुना की एक सहायक नदी है और मुख्य रूप से ये वर्षा आधारित नदी है। इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में निचली शिवालिक पर्वतमाला से होता है। कहां पर मिलती है यमुना से? यह नोएडा में यमुना नदी में गिरने से पहले 400 किलोमीटर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में बहती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं इंडस्ट्री के, वो इसमें गिराए जाते हैं, उस पर कोई चेक नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इसमें पॉल्यूशन रहता है। ये वाला फैक्ट देखिए, आप कहीं यूज कर सकते हैं मेंस वगैरह में। 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाया कि हिंडन का प्रदूषण स्तर इतना गंभीर था कि इसे मृत नदी यानी डेड रिवर और नदी के कई हिस्सों में स्नान के लिए भी इसको अयोग्य करार दे दिया गया था। तो इतनी बुरी इसकी हालत हो गई थी कि इसको डेड रिवर तक मान लिया गया था। अब बात करें अगर एनजीटी की, आखिर एनजीटी क्या है? तो एनजीटी की स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के तहत की गई है। और देखिए, शासनादेश की अगर बात करें, पर्यावरण संरक्षण तथा वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी एवं शीघ्र निस्तारण। देखिए, जब इसके ऊपर अपील की जाती है एनजीटी में तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका निस्तारण करना होता है। तो ये टाइम बाउंड कहीं ना कहीं जस्टिस के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। आवेदन या अपील को दाखिल करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान करना अनिवार्य है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें एक आपका चेयरपर्सन होता है, कुछ इसमें जुडिशियल मेंबर होते हैं और इसमें स्पेशलाइज्ड मेंबर भी होते हैं जो पर्यावरण से संबंधित एक्सपर्ट होते हैं। अगर बात करें इसकी प्रिंसिपल बेंच कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसकी प्रिंसिपल बेंच है। बाकी भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में इसकी अन्य बेंचेस बैठती हैं, यानी इसको रीजनल बेंचेस या क्षेत्रीय बेंचेस बोला जाता है। ट्रिब्यूनल जो है आपकी जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का, इसके तहत जो प्रक्रिया है उससे बाध्य नहीं है और ये पूरा काम करता है नेचुरल जस्टिस पर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का, इससे बाध्य नहीं है। इसके पास न्यायालय के रूप में अपील सुनने का अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, यानी एक कोर्ट के रूप में ये बैठता है और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा लगातार जुर्माने भी अलग अलग संस्थाओं के ऊपर लगाता है। एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि इसके पहले चेयरपर्सन कौन है, तो है जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांटा।
ये एनजीटी के पहले चेयरपर्सन थे। वर्तमान की बात करें तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में एनजीटी के चेयरपर्सन है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और अग्रणी उद्योग समूह हिंडाल्को, जिसको हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी भी बोला जाता है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम के विनिर्माण और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए हैं। तो जो मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि नॉर्मल एल्यूमिनियम समुद्र का पानी खारा होता है, वहां पर खराब हो जाता है, इसलिए स्पेशलाइज्ड मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम शिप्स वगैरह में यूज किया जाता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने हिंडाल्को के साथ इंडिजिनस या स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम के आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इससे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी 2 से 3 दिन पहले जिंदल स्टील, ठीक है, जो जिंदल स्टील का ग्रुप है, उसके साथ स्टेनलेस स्टील या मरीन ग्रेड स्टील, जैसे मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम है ऐसी मरीन ग्रेड स्टील के लिए जिंदल स्टील के साथ समझौता किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई है। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर? रुस्तम जी कमेटी, ठीक है, रुस्तम जी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसकी घोषणा की गई थी। और जो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी भारत की तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक ये पूरा कार्य करता है या उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करता है। डीआरडीओ और आईआईटी भुवनेश्वर इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्ध, एआई निगरानी, बिजली प्रणालियों और रडार प्रणालियों में रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए हैं। तो डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर के साथ इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए समझौता किया है। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन समीर वी कामत, ठीक है, समीर वी कामत इसके चेयरपर्सन है। डीआरडीओ ने अभी बहुत सारे टेस्ट किए हैं। एक तो स्मार्ट टेस्ट किया था, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो टेस्ट, यानी जो सबमरीन से मिसाइल आपकी लॉन्च की जाती हैं उसका टेस्ट किया था सक्सेसफुल। इसके अलावा डीआरडीओ ने सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाई है, जो इसकी फैक्ट्री है कानपुर में, उसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी और उसकी टेस्टिंग चंडीगढ़ में की गई थी। भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है। थॉमस कुक इंडिया देखिए एक बहुत फेमस ट्रैवल एजेंसी है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रेषण को सरल बनाने वाली एक डिजिटल सेवा पीसी पे, मतलब थॉमस कुक पे, तो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म थॉमस कुक ने लॉन्च किया है। चाड के सैन्य शासक, तो चाड एक अफ्रीकी देश है, मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो वहां के एक सैन्य शासक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके द्वारा राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया गया है। अगर चाड की बात करें तो आप देखेंगे ईस्ट में सूडान से इसका बॉर्डर लगता है, लीबिया से लगता है, नाइजर से लगता है, नाइजीरिया से लगता है, कैमरून से लगता है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से इसका बॉर्डर लगता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको लेक चाड बोला जाता है। तो लेक चाड 4 कंट्रीज के बीच में स्थित है, चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। 4 कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करती है लेक चाड। अगर हाँ माफ कीजिए, चाड की अगर बात करें तो जमेना, ठीक है, यहां पर आप पढ़ेंगे जमेना इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो है CFA फ्रैंक, ये इसकी करेंसी है। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना पहली बार 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण की याद में की गई थी। तो भारत ने अभी तक 2 परमाणु परीक्षण किए हैं। एक इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था 1974 में और दूसरा हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1998 में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट देखेंगे तो इसको पोखरण 1 बोला जाता है, इसको पोखरण 2 बोला जाता है और जो कोड नेम था इसका वो था बुद्धा स्माइलिंग, ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वैज्ञानिकों के सम्मान में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। पहली बार ये 1999 में मनाया गया था। तो 11 मई को मनाया जाता है। जो 1974 का टेस्ट था वो 18 मई को किया गया था, ठीक है, तो आप दोनों याद रखिएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, आपको पता है जब कुछ एरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो जो वहां के प्रवासी पक्षी हैं वो दूसरे एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस देखिए क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वेदर अलग अलग होता है तो ये साल के 2 दिन मनाया जाता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को ध्यान में रखते हुए।
इस बार जो मनाया गया वो 11 मई को मनाया गया है। यहां पर देखिए आप, इस वर्ष वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे 2 तिथियों पर मनाया जाएगा। शनिवार 11 मई 2024 यानी कल मनाया गया था, और अगला जो होगा वो होगा 12 अक्टूबर 2024 को। विभिन्न गोलार्धों में पक्षी प्रवास के चक्रीय पैटर्न के साथ संरेखित करने के लिए, देखिए इससे संबंधित एक कन्वेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेशीज। इसमें देखिए जो आपके लैंड एनिमल्स होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, और आपके एवियन, एवियन मतलब जो पशु पक्षी, सॉरी जो पक्षी होते हैं, और जो आपके समुद्री एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये भी माइग्रेट करते हैं। टर्टल्स वगैरह आपने देखा होगा बहुत दूर दूर तक माइग्रेट करते हैं। और इसके अलावा जो भूमि पर स्थित एनिमल्स हैं, इन सभी को ये कवर करती है। इसका दूसरा नाम है बॉन कन्वेंशन, क्योंकि जर्मनी में एक जगह है बॉन, वहां पर ये साइन हुई थी। 1979 में ये साइन हुई थी, और 1983 में ये फोर्स में आई थी, यानी लागू हुई थी। भारत भी इसका एक मेंबर है। ये सारे आप फैक्ट्स याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें, जो इस बार इसकी थीम है वो है आपकी कीड़े। ठीक है, कीड़ों के ऊपर इस बार इसमें फोकस किया गया है कि पक्षियों के लाइफ में या पक्षियों के लाइफ साइकिल में कीड़ों का बहुत अहम रोल है। तो ये आप याद रखिए। ठीक है, तो यही सारे करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अभी थोड़ी देर में पूरे हफ्ते का प्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप रिवाइज कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।